हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी लीनियर अलजेब्रा 1 की सीरीज चल रही है, जिसमें आज मैं सेक्शन 1.5 स्टार्ट करूंगी, जिसमें आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। बच्चों, ये टॉपिक 2 पार्ट्स में खत्म होगा। ये पार्ट 1 है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना बेटा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आप जितनी पढ़ाई करेंगे सब जगह बहुत काम आता है। सो लेट अस स्टार्ट। इंजीनियरिंग लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। देखो बेटा, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस, क्या डेफिनेशन है इसकी। सपोज कर लीजिए आपको कोई भी वेक्टर स्पेस वी दिया हुआ है, आपने उसका कोई एक सबसेट ले लिया, ठीक है। तो वो सबसेट को हम लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? जब आप उसका कोई ये ले, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स। अगर आप उस एस सेट के अंदर जित सपोज कर लीजिए वेक्टर्स हैं u1 u2 un, तो उतने ही आपको स्केलर लेने हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। जैसे n वेक्टर अगर आपके पास s के अंदर हैं तो n वेक्टर ही आप n स्केलर ले लीजिए, a1 a2 an। अब ये स्केलर कहाँ से आएंगे? देखो, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन चल रही है, तो स्केलर कहाँ से आएंगे? फील्ड से आएंगे, ठीक है। ये सारे स्केलर नॉट ऑल जीरो, सच दैट this, what is this? a1 u1 plus a2 u2 plus an un equal to 0. This is the linear combination of u1 u2 un, ठीक है। दोबारा से बात सुने कि जिसको भी आपको लीनियर इंडिपेंडेंस या लीनियर डिपेंडेंस शो करनी है, जिस भी वेक्टर्स की आपको शो करनी है, आप उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो। तो जैसे ये n वेक्टर्स मेरे पास हैं, तो मैंने n स्केलर लिए, मल्टीप्लाई किया कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर से और ऐड कर दिया। ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बन गई ना, ये वाली राइट लेफ्ट साइड जो है। आप लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए और उसको इक्वल टू 0 डालिए और फिर चेक कीजिए कि a1 a2 an की क्या वैल्यू निकल कर आती है। अगर ये a1 a2 an सारे के सारे 0 ना आए, नॉट ऑल 0, ठीक है, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाएगा तो भी काम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो सेट था हमारा, ये लीनियरली डिपेंडेंट था। मतलब ये u1 u2 un जो थे, ये सबके सब लीनियरली डिपेंडेंट थे। क्लियर हो गई बात? और अगर ये सारे के सारे स्केलर, इसी सेम डेफिनेशन में मैंने बोल दिया कि ये a1 a2 an, ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं 0 आ जाए। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 डालकर सॉल्व करें, और अगर ये सारे स्केलर 0 आ जाएं, तो हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सारी बात ये नॉट ऑल 0 पे बनी हुई है, ऑल 0 और नॉट ऑल 0। अगर आप लीनियर को, जिसको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करना है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, उस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 डालो और जो स्केलर्स है उनकी वैल्यू निकालो। अगर वो वैल्यू सारे स्केलर्स की 0 आ जाएगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर नॉट ऑल 0 आएगी तो वो जो है आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। बस इतनी डेफिनेशन। ये देखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देख लो। अ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस विच इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट ही होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि u1 u2 un जो है, ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस फॉर्म का होगा? α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस डैश डैश टिल अल्फा n un, ठीक है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन को जब आप इक्वल टू 0 डालेंगे तो आपके ये जितने भी स्केलर्स थे α1 α2 डैश डैश टिल अल्फा n, ये सारे के सारे 0 आ जाएंगे। सारे 0 हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर सारे 0 ना आए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है बेटा। डेफिनेशन से इतना अच्छे से समझ नहीं आता, तो क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, डिटरमाइन इफ दिस एस, यहाँ पर 3 है, ठीक है, दिस सेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R4। R4 क्यों लिखा? क्योंकि आप देख रहे हो ये 4 टपल्स हैं। 4 टपल्स का मीनिंग अब याद है ना सबको? Rn की डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो ये 1 3 -4 2, 4 कंपोनेंट है एक एक वेक्टर के, तो ये R4 का एलिमेंट है। पहला भी R रियल नंबर है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। तो ये जो हमारे को S के एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये R4 से आए हैं, ठीक है। इसीलिए उसने पूछा है कि क्या ये S लीनियरली इंडिपेंडेंट इन R4 है। तो बेटा कुछ नहीं सोचना आपको ज़्यादा, सीधा ही बात है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात हो रही है तो आपके पास ये देखा करो कितने वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है। 4 वेक्टर को ना, तो 4 स्केलर ले लो। 4 स्केलर है, हर स्केलर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करो। तो मैंने लिए, देखो, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स α1 α2 α3 α4 और सबको मल्टीप्लाई किया। देखो, α1 को इससे कर दिया, α2 को सेकंड वाले से, α3 को थर्ड वाले से और α4 को फोर्थ वाले से किया।
दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 किसका लेंगे, R4 का ही ले लेंगे हम 0, ठीक है ना, क्योंकि R4 से बाहर तो जाना नहीं है हमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। आप सबको पता है R4 के अंदर हर चीज कॉम्पोनेंट वाइज है, तो पहले अल्फा 1 को अंदर ले जाओ, हर एक उससे जो है कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बन जाएगा अल्फा 1, फिर ये 3 अल्फा 1, ये -4 अल्फा 1, ये 2 अल्फा 1। फिर सबको पता है कि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आपका जो है कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन होगी। तो देखो यहाँ से मैंने कैसे सॉल्व किया, ये अल्फा 1 को 1 से किया तो अल्फा 1, फिर इधर से आया होगा 2 अल्फा 2, इधर से आया होगा अल्फा 3, और इधर से आया होगा माइनस अल्फा 4। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से ऐड कर दिया, कंपोनेंट वाइज एडिशन। फिर ऐसे सेकंड बनाओ, देखो इधर 3 अल्फा 1, 2 अल्फा 2, -3 अल्फा 3, और ये 0 अल्फा 4, इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट वाला भी कंपोनेंट कर दिया और लास्ट वाला भी कर दिया, इसको 0 0 0। अब दो फोर टपल्स कब बराबर होंगे, जब वो कॉरेस्पॉन्डिंगली कंपोनेंट्स को बराबर करेंगे। तो ये पहला कंपोनेंट 0 आ गया, दूसरा कंपोनेंट 0, तीसरा कंपोनेंट 0, और चौथा कंपोनेंट भी आपका 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को। तो ये चार इक्वेशन चार अननोन्स में बन गई, एंड यू कैन सी दैट इट इज अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। थोड़ा सा जरा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिकॉल कर लीजिए कि अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम जो है हमेशा सॉल्यूशन तो पोजेस करेगा ही करेगा, बस ये है कि यूनिक सॉल्यूशन कब करेगा, और ये जो है इनफाइनेटली मैनी कब करेगा। ये नो सॉल्यूशन कभी नहीं देगा आपको, होमोजीनियस सिस्टम है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ए अगर आपका 0 आता है, तो मैं हमेशा बच्चों को याद कराती हूँ, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सॉल्यूशन इज नॉन जीरो, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, तो यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो स्केलर्स हैं वो सारे 0 नहीं है। तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा, यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो आता है तो मैं कहती हूँ उल्टा या होता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 तो सॉल्यूशन नॉन जीरो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो सॉल्यूशन इज 0, यानी कि ऑल स्केलर्स जो होंगे आपके, ऑल स्केलर्स आर 0। सारे स्केलर 0 होते हैं तो क्या बनता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये डिटर्मिनेंट से आप होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात आप इस क्वेश्चन में ये देखिए कि ये चार इक्वेशन चार अननोन्स के अंदर है, तो चार का 4/4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो आपको दोनों टेक्निक सीखनी है बेटा। जब तक 3/3 हो तो बेशक डिटर्मिनेंट से निकाल लिया करो, बट जब 4/4 सिस्टम आ जाए, या अभी आगे देखोगे आप तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकता है आपके पास। तो इस टाइप की अगर चीज़ें आने लगे तो फिर आपके पास एक ही चॉइस बचती है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करें। तो हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। सब बच्चों को आता है मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना, कि पहले वाली कॉलम के अंदर यहाँ पर जो है ये 3 है, पहले वाले कॉलम के अंदर अल्फा 1 के एलिमेंट्स लिख कोफिशिएंट्स लिख दिए, दूसरे में अल्फा 2, फिर अल्फा 3 और फिर अल्फा 4 के कोफिशिएंट्स लिख दिए। ठीक है, तो ये आ गया AX इक्वल टू बी सिस्टम। अब हमने क्या करना है, डायगनल से नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाने हैं। तो पहले मैंने A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स ले लिया, तो A ऑगमेंटेड B मतलब पहले A मैट्रिक्स लिखो, फिर लाइन लगाकर B के एलिमेंट्स लिख दो। ठीक है, अब ये होमोजीनियस सिस्टम आपका A ऑगमेंटेड B बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब बच्चे देखिए, मैंने बताया डायगनल से नीचे 0 बनाने हैं। तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट 0 बनाएंगे, तो दिस इज R2 गोज टू R2 माइनस 3R1। ठीक है, फिर ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है, तो हेल्प किसकी लेनी है, ऊपर वाले 1 की लेनी है। तो R3 गोज टू R3 प्लस 4R1। ऐसे ही बेटा नीचे लास्ट वाले को 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाओगे, R4 गोज टू R4 माइनस 2R1। ठीक है, यही लगाओगे। तो इन सबको देखो करने के बाद आपको क्या मिलता है, देखो फर्स्ट रो पे कोई चेंज नहीं। ठीक, अब ये 0 हो गया। देखो R2, अब ये देखो 2 माइनस 3 इंटू ऊपर वाला 2, ये वाला। ठीक है, तो नीचे ये क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 2। ठीक है, ऐसे ही फिर ये वाले एलिमेंट को करना है, R2 के नीचे R2 के एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, -2 और ये R1 के ऊपर R1 के एलिमेंट्स लिख लो। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो, तो -5 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक, और 0 वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बेटा R3 निकालना है, तो R3 के नीचे R3 के एलिमेंट्स लिखे, +4 +4 +4 +4। R1 के नीचे R1 के एलिमेंट्स लिख लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सब बच्चों को आती हैं ऑपरेशंस। 4 2 8, ये आ गया। तो 0 4 6 -3 0। ऐसे इधर करो बेटा, R4 के नीचे R4 के एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, -2 मैं लास्ट वाला 0 इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 -4 सॉरी,
ये आ जाएगा -4 -2 -6 और ये 2। ठीक है, तो मैंने लिख दिए 0 -4 -6 2 और 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो फर्स्ट कॉलम तो मेरा ठीक हो गया, क्योंकि मुझे डायगनल के नीचे 0 एलिमेंट चाहिए थे, सारे जितने भी हैं ऑल डायगनल्स के नीचे मुझे 0 चाहिए, तो वो पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, जरा लेट मी चेक अगर मैंने सही किया है तो। सेकंड वाले में गड़बड़ लग रही है। R2 3 2 -3 0, तो ये मैंने लगाई है ऑपरेशन R2 -3 ये 3 है, सॉरी, यहाँ -3। ठीक है, तो 3 2 जा 6, ये तो 4 आएगा, -4, ये हो जाएगा -6 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, सब बच्चों को समझ आया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहीं पर मुझे बात समझ आ रही है कि नीचे R2 और R3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि दोनों को ऐड करने पे 0 ही हो जाएगा R3 में, तो R3 गोज टू R3 प्लस R2 कर लो। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये देखो 1 2 1 -1 0, ये यही रह गया। अब इसको करते के साथ, दोनों रोज को ऐड करते के साथ ये नीचे 0 बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। और साथ में आप चाहें तो एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं। देखो R4 के शुरू के 2 3 ये -4 और -6 वाले एलिमेंट बराबर है, तो R4 को भी चेंज कर सकते हो। R4 गोज टू R4 -R2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 -3 -1 और 0। ठीक है, तो अब आप देखो जरा, यहाँ देखो ये डायगनल है ना, डायगनल के नीचे के सारे एलिमेंट आपके 0 बन गए। अगर डायगनल के नीचे के सारे एलिमेंट आपके 0 बन गए हैं, आप इस रो को भी चेंज कर सकते हो, चलो कोई नहीं, इतने से भी चल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो इक्वेशन बना के। तो दोबारा से इक्वेशन बनाइए। देखो रो 4 आपको क्या देगी, जब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये α1 का कोफिशिएंट था, ये α2, ये α3 और ये α4 का। तो α4 माइनस α4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज α4 इक्वल टू 0। दूसरी बात देखो, रो 4 के बाद रो 3 से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रो 3 तो आपको 0 इक्वल टू 0 ही दे रही है। रो 2 में आ जाइए, रो 2 आपको दे देगी -4 α2 -6 α3 प्लस 3 α4 इक्वल टू 0। ठीक है, और रो 1 क्या आपको देगी, α1 प्लस 2 α2 प्लस α3 माइनस α4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये α4 आपने इसमें 0 डाला तो आपको क्या मिला, -4 α2 -6 α3 इक्वल टू 0। और इधर से क्या मिल गया, α1 प्लस 2 α2 प्लस α3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास सिर्फ ये 2 इक्वेशंस बनी है और 3 अननोन है, तो आपको किसी एक को आर्बिट्ररी वैल्यू देनी पड़ेगी। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि ये जो है मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स है, इसकी अगर रैंक निकालेंगे इस पूरे मैट्रिक्स ये ऑगमेंटेड B की, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है इसके पास, पहली रो नॉन जीरो है, दूसरी रो नॉन जीरो है, तीसरी वाली 0 रो। 0 रो मतलब जिसके पास सिर्फ जीरोज है। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर 0। और लास्ट वाले को देखो जरा, लास्ट रो के अंदर आपके पास क्या चीज है, एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो रोज है। तो इसका मतलब मैं लिख दूं जरा सी ये बातें, इससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या आ गया, 3, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए ऑगमेंटेड बी इज 3। ठीक है, ये है। फिर रैंक ऑफ ए देखो, अब रैंक ऑफ ए देखनी है ना, तो ये जो लाइन के बाद 0 छोड़े लिखे हुए ना, इनको हाइड कर लो। इतने मैट्रिक्स को देखो, क्योंकि यही मैट्रिक्स तो था ए। इसके अंदर देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 ही आई है, क्योंकि ये थर्ड वाली 0 आ गई ना। तो हमने क्या लिखा, रैंक ऑफ ए इज 3 बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए इज 3। ठीक है, तो जब दो चीजों की रैंक बराबर हो गई, मतलब ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए आता है, तो हमें पता चला कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, जो कि आना चाहिए था क्योंकि होमोजीनियस ही है, तो कंसिस्टेंट तो आएगा ही आएगा। हमें तो बस ये डिसाइड करना है कि इसका सॉल्यूशन जो है यूनिक है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल है। तो अब देखो रैंक आई है आपकी 3 विच इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं मेरे पास, 4।
तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आती तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अब हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड द सॉल्यूशंस हम क्या करेंगे? वी पुट n माइनस आर, यानी कि n होता है नंबर ऑफ अननोन्स माइनस r होता है रैंक। ठीक है, दिस r इज रैंक और ये n होते हैं नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, n माइनस आर यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 वेरिएबल वी पुट दिस एज वी गिव n माइनस आर वेरिएबल्स एन आर्बिट्ररी वैल्यू। ठीक है, हमें ये पता चल गया किसी एक वेरिएबल को हमें आर्बिट्ररी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वो आपने देखा ऊपर पर्टिकुलरली मुझे किसको देनी पड़ेगी। देखो इधर आपके पास दो इक्वेशन है, माइनस 4 अल्फा 2 माइनस 6 अल्फा 3 इक्वल टू 0 और ये वाली इक्वेशन है। ठीक है ना, इनका नाम दे दो बेशक, इसका 1 और इसका 2। मैं जरा ये इक्वेशन नीचे उतार लूँ। माइनस 4 अल्फा 2 माइनस 6 अल्फा 3 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है? 1 2 1। ठीक है, ये है ना। तो अब पुट अल्फा 3 इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, अल्फा 2 को भी दे सकते थे। देन ये वाली इक्वेशन क्या देगी? पहली वाली इक्वेशन माइनस 4 अल्फा 2 माइनस 6 के इक्वल टू 0, यानी कि माइनस और 4 अल्फा 2 इक्वल टू 6 के इम्प्लाइज अल्फा 2 इक्वल टू 6/4 के, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अल्फा 2 की वैल्यू आ गई। तो अल्फा 1 की क्या आ जाएगी वैल्यू? अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा 2। ठीक है, तो अल्फा 3 आपके पास के था माइनस 2, अल्फा 2 आ गया 3/2 ऑफ के। तो ये क्या आ जाएगा? के माइनस 3 के माइनस 2 के। तो सॉल्यूशन क्या निकल कर आए मेरा? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, यही था ना सॉल्यूशन। तो मेरा अल्फा 1 तो निकल कर आया माइनस 2 के, अल्फा 2 निकल कर आया 3/2 के, अल्फा 3 निकल कर आया आपका अल्फा 3 तो के माना था, अल्फा 4 0 आ गया। तो आप देख रहे हो वेयर के बिलोंग्स टू आर। तो हमें पता चला अगर मैं के की कोई भी वैल्यू ले लूं पर्टिकुलर इसके अंदर, ठीक है, के की कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, के की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लोगे तो आपको ये तो पता चल रहा है ऑल अल्फाज आर नॉट जीरो सिंस के बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज लेट अस टेक के इक्वल टू 1, देन सॉल्यूशन इज क्या निकला? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इक्वल टू माइनस 2 3/2 1 और 0। दिस इम्प्लाइज ऑल अल्फाज आर नॉट 0। इसका मतलब एस जो भी आपको दे रखा था वो लीनियरली डिपेंडेंट हो। नॉट ऑल 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट, ऑल इक्वल टू 0 आ जाते हैं आपके पास तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए m 2/3, m मीन्स मैट्रिसेस, 2/3 मीन्स 2/3 उसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, r मीन्स जो एंट्रीज है वो रियल नंबर्स में से आ रही है। ठीक है, आपको बताना है डिटरमाइन इफ s, ये s दे रखा है जिसके अंदर 3 मैट्रिसेस उसने लिए हैं। आपसे पूछ रहा है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। चेक करने के लिए हमेशा डेफिनेशन ही लगानी है। ठीक है, तो 1 2 और 1 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर ले लो। 3 स्केलर लिए मैंने, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3। हर एक स्केलर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया और इससे किया और उसको 0 डाल दिया। सबको पता है मैट्रिसेस कैसे ऐड होते हैं और कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो आपने मैट्रिसेस की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर ली। इसको दो मैट्रिसेस कब बराबर होंगे? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो आपने उन सबको बराबर डाला तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, जहां जहां मेरी पेंसिल है सब ऑल एलिमेंट्स विल बी 0। तो अब ये क्या बन गया आपका? देखो 6 इक्वेशन आ गई और 3 अननोन्स आ गए आपके पास। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, सो दीज आर 6 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे कोई बच्चा ये सोचे ना कि मैं डिटर्मिनेंट वाला प्रोसीजर लगा लूँ, तो वो तो लगेगा भी नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है, कोई भी 3 इक्वेशन ले लेगा, उन 3 इक्वेशन से का डिटर्मिनेंट निकाल कर देख लेगा कि क्या आ रहा है। तो उससे उसको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू का पता चल जाएगा कि वो 0 है कि नहीं। फिर वो वैल्यू बाकी की 3 इक्वेशंस में डाल के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा तो आप सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब उसकी हेल्प लेंगे, ये रो ऑपरेशंस की, ठीक है ना। तो इट इज़ अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट। हमें डिसीजन सिर्फ इतना लेना है कि ये जो सॉल्यूशन सिस्टम है ये ट्रिवियल सॉल्यूशन पोजेस करेगा या नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब सारे अल्फाज जीरो हैं या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया। तो अब की बार देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स 6/3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 6/3, और ये क्या है आपका 3/1, तो 6/1 ऑर्डर का यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का फिर से वही तरीका बच्चों कि डायगोनल के नीचे जीरो बनाओ। तो R2 की ऑपरेशन लगाएंगे। देखो इसको जीरो बनाने के लिए R2 गोज टू R2 प्लस 3R1। ऐसे बेटा R3 का आ जाएगा R3 माइनस 2R1। R4 के लिए आएगा R4 प्लस 4R1। R5 ऑलरेडी जीरो है, तो R6 गोज टू R6 माइनस 5R1। ठीक है बच्चों, सब बच्चों को ये बात समझ आ गई यहाँ तक कि मैंने कैसे लगाई है ये ऑपरेशंस, डायगोनल के नीचे जीरो बनाने के लिए लगाई है, राइट। अब आप ये सारी ऑपरेशंस लगा के डायगोनल के नीचे जीरो बना लो पहले। तो मैं लिख दूं जरा मेरे पास क्या आएगा। अच्छा मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ना अभी इसी में कंसीडर कर लेती हूँ, हाथ किया, ठीक है। तो ये 1 माइनस 3 माइनस 2 ए ऑगमेंटेड बी, रिड्यूस भी कर दिया मैंने, हाथ किया, ठीक है। तो डायगोनल के नीचे तो जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाकी ये वाले एलिमेंट्स क्या आएंगे आपके -2 10। बच्चों कैलकुलेशन देख लेना सब, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो यू कैन ऑलवेज चेक द कैलकुलेशंस, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा इसको आप जो है 1 बनाएंगे, या आप ये भी कर सकते हैं, इधर 10 दिख रहा है और इधर -2 दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में ऐड कर दूंगा तो भी 0 बन रहा है, ये भी कर सकते हैं। ऐसे ही देखो 2 और 6 ये भी मल्टीपल्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, इस -2 से ये वाला -2, और इस वाले 8 से ये वाला -2 भी 0 हो सकता है। तो डायगोनल के नीचे 0 बनाने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। तो मैंने ऑपरेशन डायरेक्टली लगा लिया, R3 प्लस 5R2, ठीक है। R4 क्या हो जाएगा, R4 माइनस 3R2। R5 क्या हो जाएगा, R5 माइनस R2। और R6 क्या हो जाएगा आपके पास, R6 प्लस 4R2, ठीक है। ये सारी बेटा ऑपरेशंस लगाकर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, देखो राइट साइड पे तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सारे जीरो है, ठीक है। तो होमोजेनियस सिस्टम में फर्क सिर्फ ए पे पड़ता है, ए ऑगमेंटेड वाले पोर्शन पे तो पड़ता ही नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा आपका बेटा -3 -2, और डायगोनल के नीचे के 0 हो गए, और इधर कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस आपने लिखे तो ये भी आपके पास 0, ठीक है बेटा। ये बन गया। अब सब बच्चे जरा इसके अंदर रैंक देखो, रैंक ऑफ ए कितनी होगी। जब रैंक ऑफ ए निकालो ना, तो ये जो मेरी पेंसिल लगी हुई है ना यहाँ पे, इसको छोड़ देना, ठीक है। इसे मत देखना, सिर्फ इतना ए वाला जो पोर्शन है इसको देखो, कितनी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए कितनी आई है आपके पास 2, ठीक है। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी देखो कितनी है, पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे आप, ये लाइन के बाद वाले एलिमेंट्स भी देखेंगे। तो फिर से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करिए आपने, इन ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स कितनी आई, 2 आ गई। तो हमें पता चला रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आना ही था क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 6 थे, और ये रैंक किसके बराबर आई है, 2 के बराबर आई है। तो आपके 6 मतलब अननोन्स थे और ये 2 आई है, तो इसका मतलब जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पोजेस करेगा सिस्टम, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, n माइनस आर, n कितना है 6 माइनस रैंक r कितनी आई है 2, तो 4 वेरिएबल्स आर गिवन आर्बिट्ररी वैल्यूज, ठीक है। सारी वैल्यूज निकालनी है, तो 4 आर गिवन आर्बिट्ररी वैल्यूज। तो ऊपर से इक्वेशन पहले बना लेंगे, तो इसका बन जाएगा α1 माइनस 3 α2, मैं लिख दूं जरा नीचे, α1 माइनस 3 α2 माइनस 2 α3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस वापस बनाइए, उससे बनाए, -2 α2 माइनस 3 α3 इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। तो अब आप
3 यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो अल्फा 4 को 0 ले लो, अल्फा 5 को आर्बिट्ररी वैल्यू देनी है, तो आपकी मर्जी है, आप 0 भी दे सकते हैं उसको, आप चाहे तो कोई और भी दे सकते हैं, ठीक है। अल्फा 6 को 0 दे दिया, आप चाहें तो अल्फा 4 को k, अल्फा 5 को l और अल्फा 6 को m भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सॉरी ये नहीं, 4 वेरिएबल्स को देनी है ना, तो दे ही देते हैं, रुक जाओ। अल्फा 3 है ना, तो अल्फा 4 एक को ही दे के निकाल ले वैल्यू, हाँ सा हमें तो देनी है 4 को वैसे। तो अल्फा 4 को माना 0, अल्फा 5 को मान लिया 0 और अल्फा 6 को भी मान लिया 0, ठीक है। और मैंने अल्फा 3 को, 4 वेरिएबल्स को देनी है ना, अल्फा 3 को सपोज कर लो k ले लिया, तो जब ये वाली इक्वेशन 1 क्या देगी मुझे, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज अल्फा 1 माइनस 3, अल्फा 3 है k माइनस 2, अल्फा 2 आएगा 2k इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इक्वल टू 2k, राइट। और क्या होगा, और सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दे देगी, माइनस 2 अल्फा 2 माइनस 3 अल्फा 3k इक्वल टू 0, तो माइनस 2 अल्फा 2 इक्वल टू 3k, तो अल्फा 2 क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से माइनस 3/2k, ठीक है। ये वाली वैल्यू इसमें डालोगे तो अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 है माइनस 3/2k इक्वल टू 2k, तो ये आया अल्फा 1 3 3 जा 9, तो अल्फा 1 कितना आ जाएगा 2k माइनस 9/2k, 4 माइनस 9 माइनस 5k, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, तो अल्फा 1 की वैल्यू आई 2k, अल्फा 2 की आई माइनस 3/2k, एक मिनट, अल्फा 1 की वैल्यू आई 5k/2 माइनस 5k/2, अल्फा 2 ये आया, अल्फा 3 हमने लिया 4 5 6, ठीक है। तो व्हेन k इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन आ जाएगा 3 4 5 और एक 6, ये सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस 5/2 माइनस 3/2 1 0 0 0, दिस इम्प्लाइज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि बिकॉज ऑल अल्फाज आर नॉट 0, ऑल अल्फाज आर नॉट 0, ठीक है। अगर सारे 0 आ जाते ना, तो ये आपका सिस्टम कैसा बनता, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट इम्प्लाइज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखो बेटा, शो दैट दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सब बच्चे ना ये अपने आप कर सकते हो, देखो तो अगर आपके पास अब ये कितने दिए हुए हैं आपको, कितने वेक्टर हैं जिनको लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट बनाना है, तो देखो 1 2 3 4, 4 है तो 4 स्केलर ले लो, हर एक को एक एक से मल्टीप्लाई कर लो अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग से, ठीक है। कंपोनेंट वाइज एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशंस बना लो, ठीक है। तो ये इक्वेशंस बन गई। फिर आप दो टपल्स कब बराबर होते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर होते हैं, वो डाला आपने, तो आपने देखा इसमें तो अल्फा 1 0 आ गया, अल्फा 2 0 आ गया, अल्फा 3 0 आ गया, तो इसी को डालोगे तो अपने आप ही अल्फा 4 0 आ जाएगा, इन तीनों को इसमें डालोगे तो, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास आ गया अल्फा 4 0, सारे 0 आ गए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो, k इक्वल टू 0 1 से लेकर n तक ये p k x ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको शो करना है, शो दैट द सेट, ये जो सेट है आपके पास P0x P1x से लेके Pnx, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन PNF। PNF क्या चीज थी बच्चों, जरा रिकॉल करें, n मतलब डिग्री थी, P मतलब पॉलिनोमियल, तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। आपको बताया था मैंने कि ये एक वेक्टर स्पेस बना रहा था आपका, ठीक है ना। हमने जो अच्छे अच्छे वेक्टर स्पेस किए हैं, एक मैट्रिसेस का किया है, एक पॉलिनोमियल्स का और एक Rn, ठीक है ना। तो ये f क्या है, फील्ड, फील्ड से ये कोफिशिएंट्स लेगा, राइट। तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n वेयर द कोफिशिएंट्स केम फ्रॉम द फील्ड f, ये डेफिनेशन है। आपको शो करना है कि ये जो सेट है P0x P1x से लेके Pnx, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसे बेटा शो करना है तो पहले तो ये देखें कि P0x P1x Pnx है क्या,
तो देखो P0x है, यहाँ पे देख रहे हो PKX है, तो K की वैल्यू डालनी पड़ेगी 0, तब P0x आएगा। तो K की वैल्यू 0 डाल दो। तो इस वाली पूरी एक्सप्रेशन में K को 0 डाला तो ये क्या आया, x टू दी पावर 0, इधर आ गया x टू दी पावर 0 प्लस 1, और इधर आ गया x टू दी पावर n। तो मेरा ये मैट्रिक्स बन गया। एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है, 1। तो मेरा यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एन। तो ये तो बना मेरा P0x। अब आपको बनाना है P1x। तो K को क्या डालोगे, 1 डालोगे, तो K को 1 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर 1, और इधर x की पावर 1 प्लस 1 2, और इधर xn। तो आपके पास ये बन गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से लेकर xn तक। ऐसे ही बेटा आपके पास है P2x और P3x और Pnx आप निकाल लेंगे। ठीक है, सीधा सिंपल आपको K की वैल्यू 2 3 4 डालनी है। तो आप ये देख रहे हो कि हो क्या रहा है, P0x के पास सारे के सारे n+1 कंपोनेंट थे। P1 के पास पहला कंपोनेंट चला गया, x से स्टार्ट हुआ। P2 है तो x स्क्वायर से स्टार्ट हुआ। P3 है तो x क्यूब से स्टार्ट हुआ। मतलब जितना सब्सक्रिप्ट है उतनी ही पावर से शुरू हो रहा है। ठीक है, मुझे शो करना है कि ये पूरा का पूरा जो मेरा सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जिससे भी लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट बनाना है, पहले उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 डालते हैं। तो मेरे पास P0 से लेके Pn तक है आपके पास पॉलिनोमियल। तो n+1 पॉलिनोमियल है, तो पहले n+1 स्केलर्स ले लो। तो मैंने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर लिए अल्फा 0 प्लस अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा n। ठीक है, हर एक स्केलर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया। तो ये रहा अल्फा 0 और ये रहा P0x, ये रहा अल्फा 1 और ये रहा P1x, ये रहा अल्फा 2 और ये रहा P2x। इस सारे को 0 डाल दिया। अब आपको पता है पॉलिनोमियल्स के अंदर तो हमेशा लाइक टर्म से ही काम चलता है, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। तो पहले तो स्केलर मल्टीप्लाई करना है। तो स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फा 0 इस सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इधर अल्फा 1 सारे अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ x को कलेक्ट कर लो। तो देखो इधर से अल्फा 0 अकेला आएगा कांस्टेंट। फिर x का कोफिशिएंट देखो, इधर से अल्फा 0 इधर से अल्फा 1 आ गया। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट किए तो अल्फा 0 इधर से आएगा, इधर से अल्फा 1 आएगा, इधर से अल्फा 2 आएगा। उसके बाद तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो फिर अल्फा xn तक ये सारे आ जाएंगे। और 0 का मतलब हो गया 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 + 0x + 0x स्क्वायर डैश डैश टिल 0xn। अब हर एक टर्म को कंपेयर कर दो। देखो इधर से अल्फा 0 0 के बराबर आ जाएगा, इधर से कोफिशिएंट ऑफ x आया अल्फा 0 प्लस अल्फा 1, और इधर से कोफिशिएंट ऑफ x आया 0, तो इसको 0 डाल दिया। तो आपने ये सारे कोफिशिएंट्स जो आए हैं डिफरेंट पावर्स ऑफ x के, इनको 0 डाल दिया। तो ये वाला देखो मेरे पास मैट्रिक्स बन गया, इस तरीके ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ऊपर अल्फा 0 0 है, जब आप इसको सेकंड इक्वेशन में डालोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा 1 0 आ जाएगा। अब अल्फा 0 और अल्फा 1 दोनों 0 आ गए। इसको थर्ड इक्वेशन में डालोगे तो क्या आएगा, अल्फा 0 अल्फा 1 0 है ही, अल्फा 2 भी 0 आ जाएगा। तो ऊपर से जो वैल्यू निकलती जाएगी उसको नीचे डालोगे तो सारे कोफिशिएंट्स आपके ये 0 आ जाएंगे। तो हमें पता चला अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये सारे के सारे स्केलर्स जो हैं 0 आ गए। अगर ऑल स्केलर्स आर 0, ऑल अल्फा ही 0 आ जाएंगे तो क्या बनेगा सिस्टम, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये सेट क्या बन गया मेरा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखो, देखिए हाँ, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रही हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 था, लेट एस इज दिस बी अ सबसेट ऑफ एफ क्यूब। ये एफ फील्ड है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रैशनल्स भी हो सकता है। ठीक है, ये एफ कोई भी एफ क्यूब एक वेक्टर स्पेस हो गया। ठीक है, प्रूव दैट इफ एफ इक्वल टू आर देन एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड प्रूव दैट इफ एफ हैज कैरेक्टरिस्टिक 2 देन एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ध्यान देना है बच्चों बात मेरी जो है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये करेक्टरिस्टिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखिए करना क्या है, लेट मी चेक। ये क्वेश्चन ना बेटा उसमें बहुत आता है, ये करेक्टरिस्टिक की वजह से ना काफी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये उसके अंदर बहुत आता है क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। मैंने थोड़ा गलत लिखा है ना, एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, कि अगर करेक्टरिस्टिक 2 हो, जिस फील्ड से आपने एलिमेंट लिए हैं, अगर करेक्टरिस्टिक 2 होगा तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है सेट, बट अगर करेक्टरिस्टिक 2 ना हो तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसीलिए ये तो वो ना जनरली कंपटीशन एग्जाम में ये सेट लिख देंगे और कोई ऐसी फील्ड लिख देते हैं जिसका करेक्टरिस्टिक 2 होगा, तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो बच्चे इसके अंदर करेक्टरिस्टिक 2 का मीनिंग ढंग से नहीं लगा पाते। तो लेट अस सी, मैं कराती हूँ आपको, रिकॉल कराती हूँ क्या था करेक्टरिस्टिक। पहला पार्ट कह रहा है कि f इक्वल टू आर, आर मतलब रियल नंबर है। तो शो कीजिए कि रियल नंबर में तो ये जो है
सबसेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट तो सब बच्चे बहुत आराम से कर लेंगे। देखो 3 वेक्टर है, 1 2 और एक 3। 3 वेक्टर का आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाना है, तो तीनों को 3 स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उसको 0 डाला। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। बच्चों मैं एक चीज़ और आपको अच्छे से बता देती हूँ यहाँ पे कि आपके ये ना बहुत आसानी से, अगर आप वैसे तो डेफिनेशन पूरी लिख कर आनी चाहिए और उसी से करना चाहिए। अगर आप बिना डेफिनेशन के भी इसको करना चाहते हैं ना, तो देखिए ये जो एस के एलिमेंट्स है ना, देखो शॉर्टकट बता रही हूँ एग्जाम उसके लिए, कंपटीशन के लिए। पुट द एलिमेंट्स ऑफ एस कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज का क्या मतलब होता है, ये देखो ये 1 1 0 पहला है ना कॉम्पोनेंट, पहला वाला वेक्टर 1 1 0 है ना, तो ऐसे लिख दिया 1 1 0, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लो। फिर दूसरा वाला 1 0 1, तीसरे वाला वेक्टर क्या है एस का 0 1 1। देखो यहाँ से उठाया मैंने जहाँ मेरी पेंसिल है, तो 1 1 0 को कॉलम वाइज लिखा, फिर 1 0 1 को कॉलम वाइज, और फिर 0 1 1 को कॉलम वाइज बनाया। अब ये 3 by 3 है ना, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। ठीक है, फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। इफ डिटर्मिनेंट इज 0 तो सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल होगा, नॉन ट्रिवियल होगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उल्टा कर दो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन जीरो है और आपका ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। तो अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम में हो तो इतना लंबा डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं उनको कॉलम वेक्टर बना के प्लेस करिए और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, और अगर आप जो भी है बेटा बीएससी कर रहे हो तो फिर पूरा प्रॉपर डेफिनेशन से करके आना। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास। तो मैंने इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाया, तो ये आ गया होमोजेनियस सिस्टम में। 3 by 3 मैट्रिक्स दिख रहा है ना, तो 3 by 3 मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट की हेल्प ली मैंने। तो मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया इसका, ए ये है ना मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि -2 आ गया, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि करेक्टरिस्टिक की कोई बात नहीं है फिलहाल, क्योंकि रियल नंबर्स में है, तो रियल नंबर में आपको पता है -2 0 के बराबर नहीं है, तो आपने लिख दिया कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन जीरो होता है। जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो α1 α2 α3 तीनों आपके जीरो आ गए, सारे अल्फा जीरो है, तो एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ। अब मुझे शो करना है कि अगर करेक्टरिस्टिक 2 होता तो क्या होता। देखो बेटा, अगर ये करेक्टरिस्टिक 2 होता ना, तो ये जो -2 आ रहा है ना यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली -1 इंटू 2। करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन होती है इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2x इज 0 फॉर ऑल x। ठीक है ना, दोबारा से रिकॉल करा दूं जरा करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन। करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन है इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 2 करेक्टरिस्टिक है तो 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जब 2 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, मतलब ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 विल बी 0। ठीक है, एंड दिस शुड होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड। तो आप खुद सोचो, अगर x की जगह में -1 ले लेती तो 2 इंटू -1 -2 बन जाता, तो वो 0 के बराबर आ जाता, तो ऊपर डिटर्मिनेंट 0 चला जाता। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 तो सॉल्यूशन नॉन जीरो हो जाता। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते। इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस अगर एग्जिस्ट करते तो आपका क्या बन जाता, लीनियरली डिपेंडेंट। बस वही काम अब आपको नीचे शो करना है। तो हमें देखिए टू चेक दैट कि अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो हमने क्या किया, वही डेफिनेशन मैंने तो प्रॉपर लगाई, स्केलर्स लिए मल्टीप्लाई करके ये किया। यहाँ तक तो ऊपर भी किया था, सेम है बच्चों यहाँ तक। अब देखो, अब मैंने ना ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स ले लिया, मैंने ऊपर वाला डिटर्मिनेंट से करा दिया, नीचे वाला बिना डिटर्मिनेंट के रो ऑपरेशन से करा दिया। आपकी मर्जी, दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर आपको वही काम करना है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे 0 बनाने हैं। तो पहले इस वाले 1 की हेल्प से नीचे 0 बनाने के लिए क्या करोगे, R2 - R1। सब बच्चे कर सकते हैं, अब तो रो ऑपरेशन सबको आती है। मैंने R2 और R3 इंटरचेंज कर दिया ताकि डायगोनल पे 1 आ जाए। ठीक है, फिर इस -1 को जो R2 के ये वाला जो -1 है इसको 0 बनाया बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस 1। तो R3 + R2 लगाया तो ये आ गया। अब आप ध्यान देंगे सब बच्चे, यहाँ पर है मेन बात करेक्टरिस्टिक की। ये वाला एलिमेंट देख रहे हो 2, ठीक है। अब क्योंकि करेक्टरिस्टिक फील्ड का जो है 2 है, तो इसका मतलब 2 के सारे मल्टीपल्स 0 है। ठीक है ना, मैंने बोला ना इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2x इज 0। तो अब 2 ये जो है एक्चुअल में ये 2 किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो जैसे ही आप नीचे 0 डाल देंगे तो ये पूरी रो क्या बन जाएगी, 0 रो बन जाएगी। अगर ये पूरी रो 0 रो बन गई तो रैंक कितनी आ जाएगी मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो वो 2 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी 2 होगी, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, इसको करके दिखाया। देखो बेटा, इसको अगर इक्वेशंस फॉर्म में लिखूंगी तो ये लास्ट वाली रो मुझे क्या देगी, 2α3 इक्वल टू 0। बट 2α3 तो अपने आप में ही 0 होगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक फील्ड का क्या है, 2 है, तो 2c, मतलब 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा। तो एक तरीके से ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली जो इक्वेशन है 2α3 इक्वल टू 0, दिस इज एक्चुअली 0 इक्वल टू 0 फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास R3 में 0 आ गया। समझ आ गई सब बच्चों को बात? तो R3 में 0 आ गया, तो मेरे पास सिर्फ नॉन जीरो रोज अब कितनी बची हैं, 2 ही बच गई। तो मैंने लिखा रैंक ऑफ ए कितनी है, 2 है, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन से कम आ रहा है, तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। तो अब आपने इससे दोबारा इक्वेशंस बनाई, तो रो 1 ने बना के दिया α1 प्लस α2 0, और रो 2 ने बना के दिया α2 प्लस α3 0। अब आपको पता है जितने वेरिएबल कम रह जाते हैं, जितनी रैंक कम रह जाती है, एक कम रह गई ना, तो एक को आर्बिट्ररी वैल्यू देनी है। तो मैंने α3 को k दे दिया, n माइनस आर क्या है इसमें, n इज नंबर ऑफ अननोन, r रैंक, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। किसी भी एक वेरिएबल को आपको जो है आर्बिट्ररी वैल्यू देनी है, तो मैंने उसको वैल्यू दे दी आर्बिट्ररी k। ठीक है, तो α2 आपके पास, दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो। α3 को k डाला तो α2 क्या आ गया, यहाँ से माइनस k आ गया। उस α2 की वैल्यू r1 में डाली तो α1 की वैल्यू आ गई। तो α1 α2 α3 की जो वैल्यूज आई मैंने यहाँ पे लिख दी। तो आपने देखा k तो फील्ड से आया है, फील्ड के अंदर तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो आप k को 1 देंगे तो कुछ और आ जाएगा, k को 7 देंगे तो कुछ और आ जाएगा, 8 देंगे तो कुछ और आ जाएगा। तो सारे अल्फाज नॉन जीरो नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो मैंने लिख दिया एस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो बेटा ये याद रखना, ये वाले क्वेश्चंस आप जो हैं कि अगर करेक्टरिस्टिक फील्ड का 2 दे दिया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बना, और अगर करेक्टरिस्टिक फील्ड का 2 नहीं था तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, लेट u एंड v बी डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस v। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग है, u इज नॉट इक्वल टू v। तो आपको शो करना है दैट u एंड v का जो ये सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब u और v इज अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर। बेटा इससे तो ना क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना, खासतौर पे कंपटीशन एग्जाम्स में, कि अगर आपको कोई दो वेक्टर दिए हैं और उसका लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पूछा हो ना, तो दोनों की आपस में रेशो निकाल देना। ठीक है, रेशो निकाल देना, अगर रेशो सेम आ जाए आपके पास तो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, क्योंकि रेशो सेम आना मतलब बोथ आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो अगर दो वेक्टर्स, आप दो वेक्टर की बात करनी हो, लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये सिर्फ दो वेक्टर में लगाएंगे, तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल आ जाएगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जैसे मान लीजिए मेरे को एक वेक्टर दे दिया 1 0 और दूसरा वेक्टर दे दिया 2 0। तो आप देख रहे हैं ये 2 0 वाला वेक्टर, सपोज ये मेरा v1 है और ये v2 है, तो आप देख सकते हैं v2 इज नथिंग बट 2 टाइम्स v1। तो आप यहीं से कुछ डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, α1 α2, सीधा क्लेम करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, और देखिए 2-3 एग्जांपल्स। पहले तो ये थ्योरम समझ आनी चाहिए, फिर इसका प्रूफ भी करा दूंगी। सपोज कर लीजिए आपको α1 v1 दे रखा है 1 2 3, और v2 दे रखा है आपको 3, ये, और मुझसे पूछा गया है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आप क्या करो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की ना रेशो निकालो। देखो फर्स्ट कंपोनेंट की फर्स्ट के साथ निकाली, 1 और 3 डिवाइड किए, 2 और 6 डिवाइड करो, ऐसे ही 3 और 9, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से डिवाइड किया, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से। तो आप देख रहे हो ये तीनों रेशो बराबर आ रही है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि v2 इज अ मल्टीपल ऑफ v1 हियर। ठीक है, तो अगर एक भी रेशो, मान लो इस 9 की जगह मैं यहाँ 10 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा 3/10, तो रेशो बराबर नहीं आएगी। रेशो बराबर नहीं आ रही है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, समझ आ गई? तो दो वेक्टर का बेटा जब भी लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करनी हो तो दो वेक्टर को आपस में डिवाइड कर दो, सीधा सीधा। ठीक है, आपस में डिवाइड करा मतलब कॉम्पोनेंट वाइज डिवाइड कर दिया। अगर रेशो सेम है तो लीनियरली डिपेंडेंट, रेशो सेम ना हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये छोटी छोटी टेक्निक्स ना बेटा कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, वहां पे पूरी डेफिनेशन लगा लगा के बार बार नहीं करना। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अपने थ्योरम पे कि u एंड v लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ वर्ड लिखा हुआ है तो मैं दोनों साइड से कर देती हूँ। तो मैंने पहले u और v को लीनियरली डिपेंडेंट ले लिया। मैं शो करूंगी कि u और v में मतलब इधर u इज अ मल्टीपल ऑफ v और v इज अ मल्टीपल ऑफ u। ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन जो होती है वो यूज कीजिए। दो वेक्टर्स हैं तो दो स्केलर लिए अल्फा और बीटा। ठीक है, सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 डाला, तो पहले स्केलर को पहले वेक्टर से, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करके 0 डाल दिया।
ठीक है। और अब ये क्योंकि यहाँ पे लिखा है लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो आपको पता है स्केलर्स, ऑल स्केलर्स आर नॉट बोथ जीरो। तो हमें पता चला ये अल्फा और बीटा दोनों के दोनों जीरो नहीं है। ठीक है, अब दोनों जीरो नहीं है, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए मैंने मान लिया अल्फा नॉन जीरो है। अब अल्फा आया कहाँ से था? फील्ड से आया था। फील्ड के अंदर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब ये याद रखना है अल्फा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको मैंने क्या किया, अल्फा यू प्लस बीटा वी है, दूसरी साइड ले गए। अब प्री मल्टीप्लाई बाय अल्फा इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। थोड़ा बहुत फील्ड है, फील्ड के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अल्फा इनवर्स अल्फा इकट्ठा हो गया और बाकी की चीजें माइनस अल्फा इनवर्स बीटा इकट्ठा हो गया। ठीक है, इसको इकट्ठा करना, क्लियर। अब अल्फा इनवर्स अल्फा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अल्फा इनवर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आता है, एडिटिव इनवर्स में 0। तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 डॉट यू, यू होता है, आपको पता है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है आपकी, 1 डॉट यू इज यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब देखो ये अल्फा भी एक स्केलर है, बीटा भी एक स्केलर है, अल्फा इनवर्स भी एक स्केलर है, तो दिस अल्फा इनवर्स बीटा एक स्केलर का काम कर रहा है अलॉन्ग विद दिस माइनस साइन। तो u इज सम स्केलर मल्टीप्लाइड बाय v। ठीक है, तो u इज अ मल्टीपल ऑफ v आ गया। क्लियर है, तो यही मुझे प्रूव करना था, u इज अ मल्टीपल ऑफ v, राइट। कन्वर्स देखो, अगर मैंने मान लिया कि u मल्टीपल है v का, किसी बच्चे ने v इज अ मल्टीपल ऑफ u ले लिया, वो भी ठीक है। तो अगर मैंने माना u इज अ मल्टीपल ऑफ v, तो मुझे शो करना है u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट, सॉरी मल्टीपल है तो डिपेंडेंट आएगा। तो देखो अगर u मल्टीपल है v का, ठीक है, तो u इज कैन बी रिटर्न एज सम स्केलर इनटू v, यही डेफिनेशन होती है मल्टीपल की। इसको देखो अल्फा v को इधर लिया हो तो u माइनस अल्फा v 0 आ गया। अब u को मैं 1 इंटू यू लिख सकती हूँ और ये माइनस अल्फा को मैं प्लस माइनस अल्फा v लिख सकती हूँ। अब देखो u के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ, v के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हुआ, दोनों को ऐड करके 0 डाला, इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v इज 0। तो फिर आप लीनियर कॉम्बिनेशन 0 डले तो देखा करो कि स्केलर 0 है क्या, नॉन जीरो है। तो आपने देखा कम से कम ये 1 तो नॉन जीरो ही है। अगर ये अल्फा 0 भी हो जाता तो भी ये 1 तो हमेशा ही नॉन जीरो रहेगा। तो इसका मतलब सारे स्केलर्स कभी भी 0 नहीं आएंगे इस वाली रिप्रेजेंटेशन में। तो जब सारे स्केलर 0 नहीं होते तो क्या होता है, सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो मेरा आ गया यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गया सब बच्चों को यहाँ तक? ठीक है, तो ये थ्योरम को याद भी रखना है, प्रूफ भी देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात इसको इस तरीके से याद कीजिए कि अगर दो वेक्टर हैं तो अगर एक दूसरे का मल्टीपल है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। तो दो वेक्टर की लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो जरा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स इन आर क्यूब सच दैट नन ऑफ द 3 इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर। अगर 3 वेक्टर होते, तीनों एक दूसरे का मल्टीपल निकल आते ना, तो भी आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि इस तरीके का एग्जाम्पल दो जिसमें लीनियरली मतलब एक दूसरे के मल्टीपल ना हो पर फिर भी लीनियरली डिपेंडेंट हो। तो देखिए मैंने कोई भी 3 वेक्टर्स ले लिए। ठीक है बेटा, अगर 2 वेक्टर होते तो आपको पता है इफ एंड ओनली इफ है, 3 वेक्टर में तो कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, तो मैंने 3 वेक्टर लिए हैं, तीनों देखो 1 0 0 0 1 0 और इधर 1 1 0, तो आप देख सकते हो ये एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये तो आपको हिट एंड ट्रायल लगा लगा के देखना पड़ेगा। अब शो कर दीजिए कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसके लिए फिर वही डेफिनेशन लगाओ। 3 स्केलर लिए, तीनों को मल्टीप्लाई किया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, सॉल्व किया आपस में। ठीक है, सब बच्चे कर सकते हैं। तो सॉल्व करा आपने तो आपके पास ये आ गया, आपने देखा कि सारे 0 नहीं आए, इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं। ये लो, let S is u1 u2 un be linearly independent subset of a vector space over the field z2। z2 क्या है, एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वाला जो कराया था। तो z2 के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, 1। हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर इन स्पैन S। स्पैन का क्या मतलब होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो स्पैन S मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। S के एलिमेंट क्या है, u1 u2 un। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या होगा, हर एक वेक्टर को उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, ये स्केलर कहाँ से आते हैं, हमेशा अल्फाइज कहाँ से आते हैं, फील्ड से आते हैं। अब की बार फील्ड क्या दी है, Z2, तो Z2 से आएंगे। तो अल्फा आई के पास कितनी क्या क्या वैल्यू ले सकता है अल्फा आई, या तो 0 या ये 1। तो ये देखो ये जो एक्सप्रेशन है अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 से लेके अल्फा एन un तक, इसमें ये जितने भी अल्फाज हैं या तो ये 0 वैल्यू ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर इन स्पैन S।
तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश टिल अल्फा इनकी चॉइसेस देख लो, जितनी चॉइसेस होंगे उतने एलिमेंट आ जाएंगे स्पैन में। तो देखो हर एलिमेंट के पास दो चॉइस, अल्फा 1 के पास दो, अल्फा 2 के पास दो, अल्फा 3 के पास दो, अल्फा एन के पास दो। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितनी चॉइसेस बन गई है 2 टू द पावर n। तो कितने एलिमेंट होंगे लीनियर स्पैन में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 की पावर n एलिमेंट्स आएंगे आपके इस लीनियर स्पैन के अंदर। चलिए बच्चों, अभी एक टॉपिक मेरा खत्म नहीं हुआ है, कुछ थ्योरम्स करानी है, कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और अपना ये वाला सेक्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।